तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक काकुशी को देखते हैं जो बैटल खत्म होने के बाद वहां पर आया होता है और वो इतनी ज्यादा तबाही देखकर हैरान रह जाता है। फिर कुछ देर बाद ढूंढने पर उसे वो चारों मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। दूसरी तरफ हम अकाजा को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल में होता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली जगह है जो एक भूल भुलैया के जैसी है। फिर हम एक औरत को देखते हैं, उसका नाम नाकी में होता है और वही इस पूरी जगह को कंट्रोल करती है। तभी वहाँ पर रखे एक मटके में से अपर रैंक 5 का डीमन बाहर निकलता है। ये डीमन देखने में बहुत ही अजीब होता है और इसका नाम ग्योको है। फिर वहाँ पर अपर रैंक 4 डीमन भी आता है जो बहुत डरपोक लग रहा था और उसका नाम हान तेंगु होता है। फिर अकाजा नाकी में से अपर रैंक 1 डीमन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अपर रैंक 2 डीमन डोमा आ जाता है और वो अकाजा से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अकाजा? फिर अकाजा गुस्से में कहता है, मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ, और वो एक पंच मारकर उसका मुंह तोड़ देता है, लेकिन डोमा उसे तुरंत ही हील कर लेता है। फिर नाकी में उन्हें बताती है अपर रैंक 1 सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है और वो तुम लोगों की सारी बातें सुन रहा है। फिर हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर अपर रैंक 1 डीमन बैठा हुआ था। वो एक समुराई की तरह लग रहा था और उसका नाम कोकुशिबो होता है। तभी वहाँ पर मुजान भी आ जाता है जो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर वो सभी को ग्योतारो के मरने की खबर देता है और कहता है, अब मुझे अपर रैंक से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने सालों से उबुयाशी की फैमिली को भी नहीं मारा है और अभी तक हमें ब्लू स्पाइडर लिली भी नहीं मिला है। तो इस पर कोकुशिबो कहता है, उबुयाशी की खुद को छिपाने में बहुत माहिर है। फिर ग्योको कहता है, उसके पास एक खास खबर है जिससे मुजान अपने गोल के और भी पास पहुंच जाएगा। ये कहते ही मुजान उसकी गर्दन उखाड़ लेता है और वो कहता है, मुझे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। तुम हान टेंगु के साथ उस जगह पर जाओ और पता करो ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। फिर मुजान वहाँ से चला जाता है और डोमा ग्योको से पूछने लगता है उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तभी अकाजा उसका सर काट देता है और कहता है, तुम्हें मुजान ने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो तुम बीच में मत पड़ो। फिर अचानक से अकाजा का भी हाथ कट जाता है और वहाँ पर कोकुशिबो आ चुका होता है। फिर वो अकाजा से कहता है, तुम्हें अपनी ऊपर की रैंक वाले डीमन पर हमला नहीं करना चाहिए और अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है तो तुम हमें हराकर हमारी जगह ले सकते हो। फिर अकाजा कहता है, मैं एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगा। तो कोकुशिबो कहता है, अपनी पूरी कोशिश करना, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम इयररिंग्स पहने एक डीमन स्लेयर को देखते हैं और उसका नाम योरिची होता है। योरिची की गोद में एक बच्चा सो रहा होता है और तभी उसका फादर वहाँ पर चाय लेकर आता है। इसका नाम सुमियोशी है जो कि बिल्कुल तांजिरो की तरह दिखता है। फिर सुमियोशी अपनी और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और उससे कहता है, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा क्योंकि योरिची का कोई भी वंशज नहीं था। फिर योरिची कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं उन्हें ही नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास थे, मेरा नाम भी मेरी जिंदगी की तरह बेकार है। तभी तांजिरो की आँख खुल जाती है। ये सब एक सपना होता है और तांजिरो की आंख में आंसू थे। कनाओ तांजिरो को होश में देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसको बताती है वो पिछले 2 महीने से कोमा में है। फिर हम साफ सफाई करने वाले एक काकुशी गोतो को देखते हैं और तांजिरो इसी को मिला था। गोतो तांजिरो के लिए एक मिठाई लेकर जा रहा था, शायद तांजिरो उसे सूंघकर होश में आ जाए, लेकिन गोतो को पता चलता है तांजिरो तो पहले ही होश में आ चुका है, तो वो चिल्लाकर सभी को ये बात बता देता है। फिर वहाँ पर बाकी सभी लोग आ जाते हैं तो तांजिरो अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। तो गोतो बताता है जेनित्सु को 2 दिन पहले ही होश आ चुका था और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ मिशन पर भी भेज दिया गया है। वहीं उजुई अपनी तीनों वाइफ्स के साथ चला गया है, लेकिन इनोसुके की हालत खराब है क्योंकि जहर उसके शरीर के अंदर तक पहुंच गया था। पर हम देखते हैं इनोसुके तो वहीं छत से चिपका हुआ है और वो कहता है, मैं तुमसे 7 दिन पहले ही होश में आ गया था तानपाचिरो। तांजिरो इनोसुके को देखकर बहुत खुश होता है और ओई बताती है, इनोसुके का शरीर हनी बैगर जानवर के जैसा है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता है, लेकिन साथ ही उस पर मेडिसिन का भी कोई असर नहीं होता है। जिसके 1 हफ्ते बाद तांजिरो थोड़ा ठीक हो जाता है और इनोसुके भी अपने मिशन पर निकल जाता है। फिर तांजिरो पूछता है, क्या मेरी तलवार अभी तक ठीक होकर आई या नहीं? तो उसको पता चलता है होतारू ने उसके लिए गाली भरे लेटर्स लिखे हैं और तलवार बनाने से मना कर दिया है। फिर सुमी कहती है उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाना
चाहिए जहाँ पर सभी डीमन स्लेयर्स की तलवारें बनती हैं, और सीधे जाकर होतारू से बात करनी चाहिए। अगले दिन तांजीरो वहाँ पर जाने लगता है तो उसे लेने के लिए एक काकुशी आती है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज की लोकेशन बहुत ही सीक्रेट है, तो तांजीरो की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसकी नाक और कान भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि उसे रास्ता पता न चले। उस काकुशी को भी पूरा रास्ता नहीं पता होता है। अलग अलग काकुशी तांजीरो को उठाकर ले जाते हैं। ऐसे ही 10-15 काकुशी बदलने के बाद तांजीरो वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर तांजीरो उस काकुशी को थैंक यू बोलता है और उसकी आवाज गूंजते हुए हॉट स्प्रिंग में पहुँच जाती है, जहाँ पर लव हासिरा नहा रही होती है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि विलेज में कोई आया होता है। फिर तांजीरो विलेज चीफ टैचिन के पास जाता है जो उसको बताते हैं होतारू लापता हो चुका है, हम उसे जल्दी ही ढूंढकर उसकी धुलाई करेंगे और जब तक तुम्हारी तलवार नहीं बन जाती तुम विलेज में ही आराम करो और तुम्हें हॉट स्प्रिंग में भी नहाने जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। फिर तांजीरो हॉट स्प्रिंग की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे मित्सुरी मिलती है जो उससे रोते हुए कहती है, ऊपर मुझे एक लड़का मिला था, मैंने उससे उसका नाम पूछा लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर तांजीरो हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे गैन्या मिलता है, तो तांजीरो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन गैन्या उसका मुंह पानी में डुबो देता है और उससे कहता है मुझसे बात मत करो और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम के टाइम वो सभी खाना खाने लगते हैं तो तांजीरो पूछता है गैन्या क्यों नहीं आया। फिर मित्सुरी उसे बताती है गैन्या कभी यहाँ पर खाना खाने नहीं आता है, तो तांजीरो को उसकी चिंता होने लगती है और वो दोनों उसके लिए खाना लेकर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को पता चलता है गैन्या तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी वहाँ पर एक काकुशी आती है और वो कहती है मित्सुरी की तलवार बन चुकी है तो वो चलकर देख सकती है। फिर मित्सुरी तांजीरो को बताती है वो आधी रात को ही यहाँ से चली जाएगी, तो तांजीरो उदास हो जाता है। फिर मित्सुरी तांजीरो के कान में बताती है इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जिससे तांजीरो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तांजीरो उस वेपन को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है वहाँ पर मिस्ट हासिरा एक बच्चे से कुछ मांग रहा होता है, लेकिन वो बच्चा उसे वो देने से साफ मना कर रहा था। तांजीरो सोचने लगता है आखिर एक और हासिरा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बच्चा कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। फिर हमें पता चलता है उस बच्चे के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट खड़ा हुआ है। तभी मुइचिरो उस बच्चे को मारकर नीचे गिरा देता है, तो तांजीरो से ये देखा नहीं जाता और वो बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन तांजीरो तो उसका हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। फिर मुइचिरो तांजीरो के पेट में एक कोनी मार देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। मुइचिरो कहता है तुम इतने कमजोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर किसने बना दिया। फिर तांजीरो उस बच्चे को उठाता है तो वो बच्चा तांजीरो से भी चिढ़ने लगता है और कहता है मैं इसकी चाबी किसी को नहीं देने वाला, नहीं तो ये टूट जाएगा। फिर मुइचिरो उस बच्चे की बेइज्जती करते हुए कहता है तुम्हें पता है जितना टाइम तुमने मेरा बर्बाद किया है उतनी देर में कितने लोग मारे गए होंगे। तुम लोग सिर्फ तलवार बनाना जानते हो, उनसे लड़ नहीं सकते, तो अपनी औकात में रहो और चाबी मुझे दे दो। फिर तांजीरो कहता है तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम बहुत बुरे हो, अगर ये लोग तलवार बनाकर ही नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। फिर मुइचिरो कहता है तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वो तांजीरो की गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें पता चलता है होतारू वहीं छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और तांजीरो के बेहोश होने के बाद वो उनके पास आता है, लेकिन तांजीरो होश में आने लगता है तो होतारू वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो को होश में आने के बाद पता चलता है उस बच्चे का नाम कोतेत्सु है और मुइचिरो वहाँ से चाबी लेकर चला गया है। फिर तांजीरो उस डॉल के बारे में पूछने लगता है तो कोतेत्सु बताता है वो एक मैकेनिकल डॉल है जिसे चालू करने के लिए उस चाबी की जरूरत पड़ती है। उस डॉल में 108 तरह की अलग अलग मूव्स डाली गई हैं जो एक हासिरा की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। फिर उन दोनों को तलवार चलाने की आवाज आने लगती है और वो दोनों देखते हैं मुइचिरो ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तांजीरो पूछता है आखिर इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं, तो कोतेत्सु बताता है ये डॉल उसके पूर्वजों ने एक तलवारबाज पर बनाई थी, उसका नाम योरिची था और उसकी मूव्स की बराबरी करने के लिए उन्होंने उसके 6 हाथ बनाए। फिर तांजीरो पूछता है अब वो तलवारबाज कहाँ पर है, तो कोतेत्सु कहता है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, ये बात 300 साल पहले की है। फिर तांजीरो कहता है 300 साल में भी ये डोल नहीं टूटी, तो कोतेत्सु कहता है पहले लोगों की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और अगर एक बार ये डोल टूट गई तो फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो मुइचिरो को चाबी नहीं दे रहा था। फिर तांजिरो को याद आता है योरिची को उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन 300 साल पहले के योद्धा को वो अपने सपने में कैसे देख सकता है, शायद वो पागल हो चुका है। लेकिन कोतेत्सु कहता है ऐसा नहीं है, शायद तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देखी होगी। तभी हम देखते हैं मुइचिरो उस डोल पर अटैक करके उसे डैमेज कर देता है, तो कोतेत्सु वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। फिर तांजिरो स्मेल करते हुए कोतेत्सु को ढूंढ लेता है और वो उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें एक डोल पर गिव अप नहीं करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में तुम वो सब कर सको जो अभी नहीं कर सकते हो। तांजिरो की बातें सुनकर कोतेत्सु रोने लगता है और वो कहता है अगर अब मेरी डोल टूट भी गई तो मैं खुद को संभाल लूंगा। जिसके बाद वो दोनों डोल की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मुइचिरो मिलता है जो उन्हें बताता है उसकी ट्रेनिंग अब हो चुकी है और ट्रेनिंग करते हुए उसकी तलवार टूट गई थी, तो वो डोल की तलवार अपने साथ लेकर जा रहा है। मुइचिरो ने उस डोल की तलवार के साथ उसका हाथ भी उखाड़ लिया होता है और अपनी तलवार वो तांजिरो को दे देता है कि तांजिरो अब उस तलवार को कचरे में फेंक दे। फिर वो दोनों उस डोल के पास पहुंच जाते हैं। डोल पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन तांजिरो कहता है हमें इसे एक बार चलाकर देखना चाहिए। कोतेत्सु डोल में चाबी लगा देता है और वो डोल अभी भी चल रही होती है, तो कोतेत्सु कहता है मैं चाहता हूँ अब तुम इस डोल के साथ ट्रेनिंग करो और उस कमीने हाशिरा से ज्यादा स्ट्रोंग बन जाओ। फिर तांजिरो सेफ्टी के लिए उस डोल की तलवारें हटाकर लकड़ियां लगा देता है, लेकिन 5 हाथों के साथ भी तांजिरो को उससे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो डोल तांजिरो की अच्छी धुलाई कर देती है और तांजिरो को मोटिवेट करने के लिए कोतेत्सु उसकी इंसल्ट करता है और कहता है जब तक तांजिरो इस डोल को हरा नहीं देता वो उसे खाने को कुछ भी नहीं देगा। तांजिरो को उस डोल से पिटते हुए 5 दिन हो चुके थे और अब उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर थोड़ी बारिश हो जाती है तो तांजिरो को पानी पीने को मिल जाता है। फिर तांजिरो लड़ाई में फोकस करने लगता है और अब उसे पता चलने लगता है कि डोल कौन से हाथ से कौन सा अटैक करने वाली है। फिर तांजिरो डोल के अटैक से बचकर पहली बार डोल पर अटैक करता है। तांजिरो के अटैक से डोल को खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन कोतेत्सु उसे खाना देने के लिए मान जाता है। खाना खाने के बाद तांजिरो में एनर्जी आ जाती है और अब वो डोल से अच्छी टक्कर ले पा रहा था। फाइट के दौरान तांजिरो उस डोल पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है अगर ये डोल टूट गई तो कोतेत्सु को बुरा लगेगा, लेकिन कोतेत्सु पीछे से कहता है उस पर पूरी ताकत से अटैक करो, अगर वो डोल टूट भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे दोबारा ठीक कर लूंगा। ये सुनकर तांजिरो पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन तांजिरो की तलवार टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं उस डोल का सर भी टूट जाता है और उसके अंदर से एक पुरानी तलवार निकलती है। फिर कोतेत्सु कहता है शायद ये तलवार 300 साल पुरानी होगी, तुम्हें ये तलवार रख लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें एक नई तलवार चाहिए थी। तांजिरो शर्माते हुए तलवार लेने से मना करता है। फिर कोतेत्सु आगे बताता है 300 साल पहले सेंगोकू पीरियड में तलवार बनाने के लिए बहुत बेहतर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता था। फिर वो दोनों उस तलवार को निकाल कर देखते हैं, लेकिन उसमें जंग लगा हुआ था, तो तांजिरो रोते हुए कहता है कोई बात नहीं। तभी जंगल से एक पहलवान निकलकर इनकी तरफ आने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि होतारू होता है। फिर होतारू कहता है मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं, अब तुम इस तलवार को मुझ पर छोड़ दो। फिर होतारू उनसे तलवार छीनने लगता है, लेकिन तांजिरो उसे देने से मना कर रहा था, लेकिन होतारू जैसे तैसे उस तलवार को छीन लेता है। तभी वहाँ पर एक और स्वॉर्डस्मिथ आता है, उसका नाम कानामोरी होता है और वो बताता है होतारू की एक कमजोरी है। जिसके बाद वो होतारू को गुदगुदी करने लगता है और होतारू कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर कानामोरी तांजिरो से कहता है कि वो होतारू को माफ कर दे, क्योंकि होतारू जंगल में छिपकर इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तांजिरो के लिए एक ऐसी तलवार बना सके जो कभी ना टूटे। और तांजिरो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर होतारू कहता है वो इस जंग लगी तलवार को पॉलिश करके एकदम नए जैसा बना देगा। जिसके बाद होतारू वो तलवार लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले तांजिरो को एक दूसरी तलवार दे देता है। फिर शाम के टाइम तांजिरो कह रहा था तलवार को पॉलिश होने में 3 दिन और 3 रात का समय लगता है, तो परसों तक उसकी तलवार तैयार हो जाएगी। और वो ये सारी बात गैन्या को बता रहा होता है, तो गैन्या कहता है आखिर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, हम कोई दोस्त नहीं है। तभी तांजिरो नोटिस करता है गैन्या के सभी दांत तो सही सलामत हैं, जबकि कल उसने अपना एक दांत तोड़कर फेंका था।
था। ये सुनकर गेन्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तांजिरो को लात मारकर वहाँ से भगा देता है। उधर हम एक स्वॉर्डस्मिथ को देखते हैं जिसे रास्ते में एक मटका मिलता है और तभी वो मटका उसे अपने अंदर खींच लेता है और कुछ देर बाद बाहर थूक देता है। फिर उस मटके में से ग्योको बाहर निकलता है और वो कहता है, मुझे इस आदमी का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हम एक घर की छत पर हान तेंगू को भी देखते हैं और वो दोनों यहाँ पर सभी स्वॉर्डस्मिथ को मारने आए थे। वहीं मुइचिरो तांजिरो के पास जाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुमने कानामोरी को कहीं देखा है? तो तांजिरो उसे बताता है, मैंने कानामोरी को होतारू के साथ देखा था। अगर तुम चाहो तो हम दोनों चलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। तभी हम देखते हैं उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और हान तेंगू अंदर आ चुका था। तांजिरो सोचने लगता है, उनके बिना नोटिस किए ये अंदर कैसे आ गया? जरूर ये कोई अपर मून होगा। मुइचिरो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके अटैक से बचकर छत से चिपक जाता है। फिर वो रोते हुए कहता है, तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। फिर तांजिरो भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन उससे भी बचकर नीचे आ जाता है और तांजिरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो डीमन उन पर पलटकर वार क्यों नहीं कर रहा है। फिर मुइचिरो जल्दी से हान तेंगू की गर्दन काट देता है, लेकिन तांजिरो को तभी याद आता है सिर्फ गर्दन काटने से ही अपर रैंक की मौत नहीं होती है। तो तांजिरो मुइचिरो को सावधान रहने के लिए बोलता है और हम देखते हैं उस डीमन की कटी हुई गर्दन में से एक नया शरीर बाहर आ चुका था और उसके शरीर में से भी एक नया सिर निकल आया था और अब वहाँ पर 2 डीमन हो चुके थे। फिर मुइचिरो उनमें से एक डीमन पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन अपना पंखा हिला देता है, जिससे वहाँ पर बहुत तेज आंधी चल जाती है और मुइचिरो जंगल में बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर हमें पता चलता है उन दोनों डीमन के नाम सैकिडो और कराकू होते हैं। सैकिडो में गुस्सा भरा हुआ था और कराकू में खुशी का भाव होता है। तभी सैकिडो अपने डंडे को जमीन पर पटकता है, जिसमें से बिजली निकलने लगती है। तांजिरो उस बिजली के झटके से बेहोशी होने वाला होता है, लेकिन तभी वो छत पर खड़े गेन्या को देखता है जिसके हाथ में एक शॉटगन होती है और वो उससे सैकिडो की गर्दन उड़ा देता है। फिर गेन्या अपनी तलवार निकालकर नीचे आता है और दूसरे वाले की गर्दन भी काट देता है, लेकिन अब वहाँ पर 4 डीमन हो चुके थे और उनमें से एक डीमन के पास उड़ने की ताकत होती है जो तांजिरो को वहाँ से लेकर उड़ जाता है। फिर तांजिरो देखता है एक डीमन ने गेन्या के पेट में अपना डंडा घुसा दिया है, तो तांजिरो नेजुको को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। फिर तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा से उस डीमन की टांग को काट देता है और नीचे गिरने लगता है। तांजिरो पेड़ की एक डंडी पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाती है और तांजिरो नीचे गिर जाता है। तांजिरो को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, लेकिन तभी वो देखता है उस डीमन के पंजे में से भी एक सर बाहर आ चुका है जो तांजिरो पर अटैक करने वाला होता है। वहीं हम मुइचिरो को देखते हैं जो जंगल में बहुत दूर जाकर गिरा था और अब वो भागकर विलेज की तरफ आ रहा होता है। तभी मुइचिरो देखता है एक बड़ी सी मछली जैसा दिखने वाला डीमन कोतेत्सु को खाने वाला था और मुइचिरो सोचने लगता है उसे विलेज को बचाना है और अपर मून को भी मारना है। एक मामूली से बच्चे को बचाने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। तभी मुइचिरो को याद आता है तांजिरो ने उससे कहा था अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी भी मदद होती है। फिर मुइचिरो जाकर उस डीमन का हाथ काट देता है जिससे कोतेत्सु आजाद हो जाता है। मुइचिरो उस बच्चे को बचा लेता है और डीमन की गर्दन भी काट देता है, लेकिन उस डीमन की गर्दन दोबारा से उग जाती है। फिर मुइचिरो उस डीमन के ऊपर रखे हुए एक मटके को देखता है और मटके को काटते ही वो डीमन भी मर जाता है। इससे मुइचिरो को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है जिसे किसी डीमन ने अपने ब्लड डीमन आर्ट से बनाया है। फिर मुइचिरो वहाँ से जाने लगता है तो कोतेत्सु उससे रोते हुए कहता है एक डीमन ने कानामोरी पर भी अटैक किया था और होतारू भी बिना रुके तलवार बना रहे हैं, तो मुइचिरो को चलकर उन दोनों को भी बचाना होगा। मुइचिरो पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन तभी उसे मास्टर कगाया की बात याद आती है जब मुइचिरो पर एक डीमन ने अटैक किया था और मुइचिरो अपनी मेमोरी भूल चुका होता है, तो मास्टर ने उससे कहा था अभी तुम जिंदा रहने पर फोकस करो, तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास जरूर लौट आएगी। छोटे छोटे कामों को भी महत्व दिया करो क्योंकि उनसे भी तुम्हारी मेमोरी ट्रिगर हो सकती है। प्रेजेंट में हम मुइचिरो को देखते हैं जो कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठाकर होतारू के घर की तरफ भागने लगता है। उधर हम देखते हैं पंख वाले डीमन की टांग में से भी एक सर निकल आया था और वो तांजिरो पर अटैक करने वाला था, लेकिन तांजिरो पहले ही उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं उसके सर के टुकड़ों के भी 2 डीमन बन चुके थे जो मिलकर तांजिरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक बहुत
बहुत ही कमजोर होता है और तांजीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर तांजीरो को समझ आ चुका था कि उस डीमन के सिर्फ 4 क्लोन ही ताकतवर हैं। अगर 4 से ज्यादा क्लोन बनेंगे तो वो बहुत ही कमजोर होंगे। फिर तांजीरो उन दोनों डीमंस के मुंह में तलवार घुसा देता है और वो दोनों डीमन मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर पंखों वाला डीमन आ जाता है जो उड़ते हुए तांजीरो को पंजे मार रहा था और तांजीरो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, उसके पूरे शरीर पर कट्स लग चुके थे। फिर वो डीमन तांजीरो पर अपना सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन तांजीरो उसका मुंह काट देता है जिससे डीमन जमीन पर गिर जाता है। तो तांजीरो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन हील होकर दोबारा से हवा में उड़ने लगता है। वहीं नेजुको को कराकू ने पकड़ा हुआ था और गेन्या के पेट में भाला घुसा हुआ था, लेकिन गेन्या अभी तक जिंदा होता है। तभी वो डीमन देखता है वो तो गेन्या के पेट से अपना भाला निकाल ही नहीं पा रहा है और गेन्या अपनी शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है। फिर वो डीमन अपना सर हील करता है और गेन्या के पेट से अपना भाला खींच लेता है, जिससे गेन्या का बहुत ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन गेन्या अभी भी नहीं मरा था। फिर गेन्या कुछ मंत्र पढ़ने लगता है तो वो डीमन अपने भाले से उस पर अटैक करता है, लेकिन गेन्या वहाँ से गायब होकर उस डीमन के पीछे आ जाता है और उसका गला काटने वाला होता है। तभी सैकिडो अपने डंडे को जमीन पर पटक देता है और गेन्या को एक जोरदार झटका लग जाता है, पर गेन्या फिर भी अपनी शॉटगन चलाकर सैकिडो के हाथ को उड़ा देता है। फिर आजेत्सु गेन्या को अपने भाले से मारता है और गेन्या एक कमरे में गिर जाता है। वहीं कराकू अपनी लात नेजुको के पेट में आर पार कर देता है और कहता है मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम इसे तब तक झटका देना जब तक कि ये मर ना जाए। तभी नेजुको उसको एक लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है और उस पर अपना खून गिराकर आग लगा देती है। फिर नेजुको उसका बही वाला हाथ उखाड़ लेती है जिसमें उसने पंखा पकड़ा हुआ था और वो उस पंखे से हवा करके कराकू को ही जंगल में उड़ा देती है। वो सैकिडो के साथ भी यही करने वाली होती है, लेकिन सैकिडो अपने डंडे को उसके गले में घुसा देता है और फिर वो नेजुको को जोरदार झटका देने लगता है। फिर आजेत्सु गेन्या के पास जाता है और वो देखता है गेन्या अभी भी मरा नहीं था। तो आजेत्सु कहता है आखिर तुम हो क्या? तो गेन्या कहता है मैं तुम्हारी मौत हूँ। वहीं तांजीरो डिसाइड करता है कि वो अब इस डीमन की मदद से ही गेन्या और नेजुको तक पहुँचेगा। तो जैसे ही वो डीमन तांजीरो पर अटैक करने आता है, तांजीरो उसके पंजे और मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन वो डीमन भी तांजीरो को अपना पंजा मार चुका होता है और तांजीरो उसके साथ उड़कर विलेज की तरफ जाने लगता है। फिर वो दोनों जाकर उसी बिल्डिंग से टकराते हैं और तांजीरो देखता है सैकिडो नेजुको को झटका दे रहा होता है। तो तांजीरो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक और डंडा बनाकर तांजीरो पर अटैक करता है। तो तांजीरो उसके सामने पंखों वाले डीमन का पंजा लगा देता है और अब सैकिडो उसे झटका भी नहीं दे सकता है। फिर तांजीरो सैकिडो की जीभ को काट देता है क्योंकि जीभ काटने पर वो देर में रिकवर होते हैं, जिसके बाद तांजीरो नेजुको के अंदर से वो डंडे को निकाल देता है। फिर सैकिडो तांजीरो पर अटैक करने लगता है तो नेजुको उसके डंडे को पकड़कर उसमें भी आग लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पंखे वाला डीमन वापस आ जाता है और वो अपने पंखे की हवा से नेजुको और तांजीरो को जमीन से चिपका देता है। उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, तांजीरो और नेजुको दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उधर विलेज में बहुत सारे फिश डीमंस ने अटैक कर दिया होता है और स्वॉर्डस्मिथ उन्हें जैसे तैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं विलेज से कुछ दूर मित्सुरी का कौवा उसको बता रहा था कि विलेज में अटैक हो चुका है और उसे जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। मुइचिरो को देखते हैं जो कोतेत्सु को उठाकर भाग रहा होता है। फिर मुइचिरो पूछता है क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? तो कोतेत्सु हाँ बोलता है। तभी उन दोनों को कानामोरी दिखाई देता है जो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और पेड़ के नीचे फिश डीमन खड़ा था। तो मुइचिरो तुरंत ही उस डीमन के मटके को काट कर उसे मार देता है। फिर कोतेत्सु मुइचिरो को बताता है यही कानामोरी है और अब हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि होतारू पर भी हमला हुआ था। फिर वो तीनों मिलकर कानामोरी के वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं और तभी उनके सामने एक मटका लुढ़क कर आता है। फिर उसमें से ग्योको बाहर निकलता है और वो हंसते हुए कहता है तुम जरूर एक हासिरा होंगे, क्या ये जगह तुम्हारे लिए खास है? उधर सभी फिश डीमन विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और स्वॉर्डस्मिथ विलेज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिश डीमन के पंजे बहुत ही नुकीले होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्डस्मिथ घायल हो जाते हैं। स्वॉर्डस्मिथ फिश डीमंस के आगे टिक भी नहीं पा रहे थे और उन्हें लग रहा था अब वो सब मारे जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुरी आकर उन्हें बचा लेती है और वो देरी से आने के लिए माफी भी मांगती है, जिसके बाद मित्सुरी सभी फिश डीमंस को मारने लगती है। तभी कुछ लोग मित्सुरी से विलेज के चीफ टेचिन को बचा
जाने के लिए बोलते हैं और मित्सुरी उसी तरफ जाने लगती है। टैचिन के घर पर एक बड़े फिश डीमन ने अटैक किया था और उन्हें अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। टैचिन की सुरक्षा के लिए जितने भी डीमन स्लेयर्स को रखा हुआ था उस डीमन ने सभी को मार डाला था। तभी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है और हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड सीधी नहीं थी बल्कि एक चाबुक की तरह थी जिसे खुद विलेज चीफ टैचिन ने बनाया था। फिर मित्सुरी लव ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करती है और एक ही बार में उस डीमन के चारों मटके काट देती है जिससे उस डीमन की बॉडी राख बन जाती है। तो टैचिन नीचे गिरने लगते हैं लेकिन मित्सुरी उनको कैच कर लेती है। फिर मित्सुरी पूछती है क्या वो ठीक है, तो टैचिन कहते हैं मैं इतनी खूबसूरत लड़की की बाहों में हूँ तो मुझे भला क्या ही हो सकता है। उधर तांजिरो को होश आता है और वो देखता है नेजुको उसे उठाकर भाग रही होती है लेकिन तभी सैकिडो उसके ऊपर बिजली गिरा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी कराकू अपने पंखे से उस पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो डीमंस उन दोनों को मलबे में ढूंढने लगते हैं। वहीं नेजुको फंस चुकी थी और उसने तांजिरो की तलवार पकड़ी हुई थी। तांजिरो उससे तलवार छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन नेजुको उसकी तलवार नहीं छोड़ रही थी। उधर ग्योको मुइचिरो से कहता है वो इन लोगों को मारने से पहले अपनी आर्ट दिखाना चाहता है, जिसके बाद वो अपनी ताली बजाता है और तभी वहाँ पर एक और मटका आ जाता है। फिर उस मटके में से कुछ स्वॉर्डस्मिथ के मुड़े तुड़े शरीर बाहर निकलते हैं और उनमें तलवारें भी घुसी हुई थी। कोतेत्सु और कानामोरी ये नजारा देखकर डर जाते हैं और वो उन लोगों को पहचान भी लेते हैं। फिर ग्योको बड़े ही गर्व के साथ अपनी तारीफ करने लगता है और मुइचिरो को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी मुइचिरो उसकी गर्दन काटने के लिए उस पर अटैक करता है लेकिन ग्योको वहाँ से गायब होकर दूसरे मटके से बाहर निकलता है। फिर मुइचिरो समझ जाता है ये डीमन मटकों में टेलीपोर्ट कर सकता है और जहाँ चाहे वहाँ मटके भी प्रकट कर सकता है। फिर ग्योको अपने हाथ में एक मटका प्रकट करता है जिसमें से 2 गोल्ड फिश बाहर निकलती हैं। वो मुइचिरो पर कुछ कांटे फेंक कर मारती हैं लेकिन मुइचिरो उनसे बच जाता है, जिसके बाद वो मछलियाँ कानामोरी और कोतेत्सु पर अटैक कर देती हैं। तो मुइचिरो उनके सामने आकर उनकी जान बचा लेता है। मुइचिरो को बहुत सारे कांटे लग चुके होते हैं तो ये देखकर ग्योको हंसने लगता है और कहता है तुमने इन दोनों की बेकार जिंदगी बचाकर अपनी कीमती जिंदगी गवा दी। अब कुछ देर में इनका जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और तुम पैरालाइज हो जाओगे। फिर मुइचिरो जल्दी से उसकी गर्दन काटने लगता है तो ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट वाटर प्रिजन पोर्ट का इस्तेमाल करता है और वो मुइचिरो को एक पानी के गुब्बारे में फंसा देता है। मुइचिरो उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उधर नेजुको के खून से तांजिरो की पूरी तलवार सन चुकी थी। तांजिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी नेजुको उसकी तलवार में आग लगा देती है जिससे तांजिरो की तलवार काली से बदलकर लाल हो जाती है। तभी तांजिरो को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है और वो कह रही थी कितनी अजीब बात है, उस डीमन स्लेयर की तलवार लड़ाई के दौरान काली से बदलकर लाल हो जाती है। फिर तांजिरो को समझ आता है वो दोबारा से अपने पूर्वजों की मेमोरी देख रहा है और शायद वो लेडी योरिची की बात कर रही थी। फिर तांजिरो अपनी तलवार लेकर उन डीमंस के सामने चला जाता है। तांजिरो के माथे का निशान भी चेंज हो चुका था और वो उन डीमंस को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है। उन डीमंस को तांजिरो के अंदर योरिची की छवि दिखाई देती है और क्योंकि किजुकी के अंदर मुजान का ब्लड होता है तो उन्हें मुजान की मेमोरी दिखाई देने लगती है और वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा सन हेलो ड्रैगन हेड डांस का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन तीनों डीमंस की गर्दन को अलग कर देता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है अगर वो चौथे डीमन की गर्दन भी काट दे तो शायद ये मारा जाएगा, लेकिन तभी वो जंगल में देखता है जहाँ पर गैन्या उस डीमन का गला पहले ही काट चुका था। तांजिरो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो गैन्या को आवाज लगाता है और जैसे ही गैन्या उसकी तरफ पलटता है तांजिरो देखता है गैन्या एक डीमन की तरह लग रहा था, इसीलिए तांजिरो उसके पास नहीं जा रहा होता है। तभी कराकू जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि तांजिरो के अटैक से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन सभी को हील होने में भी बहुत टाइम लग रहा था। फिर तांजिरो नेजुको को बाहर निकालता है और उसे समझ आ चुका था कि इन चारों का गला काटने पर भी इनकी मौत नहीं होगी, इसलिए इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तभी तांजिरो को याद आता है लड़ाई के दौरान उसे 5वें डीमन की भी स्मेल आई थी, शायद उसे मारने पर ही ये चारों भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ पर गैन्या आकर तांजिरो का गला दबाने लग जाता है और वो कहता है तुमने अपर 6 को अकेले नहीं मारा था इसीलिए तुम हाशिरा नहीं बन पाए, लेकिन इस डीमन को मैं अकेले मारूंगा और हाशिरा बन जाऊंगा। तो तांजिरो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात
बात है, मैं और नेजुको 5वें डीमन को ढूंढते हैं और फिर तुम उसे मार देना। तांजीरो को ऐसी बातें करता देखकर गेन्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इतने में वो चारों डीमन भी हील हो चुके थे, तो तांजीरो कहता है मैं उस 5वें डीमन को ढूंढता हूँ, तब तक तुम इन चारों को उलझा कर रखना। गेन्या और नेजुको उन चारों से लड़ने लगते हैं और तांजीरो अपना पूरा ध्यान लगाता है। तभी तांजीरो को उस 5वें डीमन की स्मेल भी आने लगती है। फिर तांजीरो चिल्लाकर गेन्या से कहता है वो 5वां डीमन जंगल में झाड़ियों में छिपा है, तुम जाकर उसे मार दो। और तांजीरो दूसरे डीमन से लड़ने लगता है। फिर कराकू तांजीरो पर अपने पंखे से अटैक करता है, तो तांजीरो एक पेड़ को पकड़ लेता है। उधर आजेत्सु अपने भाले को नेजुको के पेट में घुसा देता है। वहीं मुइचिरो अभी भी उस पानी वाले जाल में फंसा हुआ था। वो उस पानी के बबल को काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। इधर आजेत्सु नेजुको को एक पेड़ में फंसा देता है और सेकिडो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है और सेकिडो का हाथ ही काट देता है। नेजुको भी आजेत्सु को पकड़कर उसमें आग लगा देती है और तांजीरो लड़ाई के दौरान भी गेन्या को उस डीमन की लोकेशन बता रहा होता है, लेकिन गेन्या को वो कहीं नहीं मिल रहा था। गेन्या सोचने लगता है कहीं ये डीमन गायब तो नहीं है जिसे वो देख ना पा रहा हो। फिर तांजीरो उसे चिल्लाकर बताता है कि वो अपने राइट साइड में नीचे की ओर देखे। गेन्या जैसे ही नीचे देखता है उसे हानतेंगु मिल जाता है, जिसने छिपने के लिए अपने शरीर को छोटा कर लिया था। हानतेंगु गेन्या को देखते ही वहाँ से भागने लगता है, तो गेन्या उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन उसकी गर्दन इतनी मजबूत होती है कि गेन्या की तलवार ही टूट जाती है। फिर गेन्या अपनी शॉटगन से भी उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी गेन्या को महसूस होता है सेकिडो उसके पीछे उसे मारने के लिए आ चुका है और अब वो सीधा उसकी गर्दन पर वार करेगा, जिसे वो रीजनरेट भी नहीं कर सकता है। गेन्या अपने आखिरी समय में अपने बड़े भाई सानेमी को याद करने लगता है। वो हाशिरा बनकर अपने भाई से माफी मांगना चाहता था उस बात के लिए जो उसने बचपन में अपने भाई से कही थी। फिर हम गेन्या की बैक स्टोरी देखते हैं। गेन्या बताता है उनका फादर बहुत ही बुरा इंसान था जो गेन्या और उसके भाई बहनों को मारा करता था, लेकिन किसी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। एक रात गेन्या अपने सभी भाई बहनों के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी मोम अभी तक घर नहीं आई थी, तो गेन्या बहुत ही परेशान था। तभी उसका बड़ा भाई सानेमी अपनी मोम को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है और गेन्या से अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। फिर वो सभी अपनी मोम का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होने ही वाली थी, लेकिन सानेमी और उनकी मोम अभी तक नहीं आए थे। तभी उन्हें गेट पर किसी की परछाई दिखाई देती है। गेन्या के भाई बहनों को लगता है कि उनकी मोम आ चुकी है और वो गेट खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो एक डीमन होता है जो गेन्या के चारों भाई बहनों को मार देता है और फिर सीलिंग से चिपक जाता है। वो डीमन गेन्या को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सानेमी आकर उस डीमन को घर से बाहर ले जाता है। फिर गेन्या घर से बाहर निकल कर देखता है जहाँ पर सानेमी खून से लथपथ खड़ा था और सामने ही उनकी मोम मरी हुई पड़ी थी। फिर गेन्या रोते हुए अपनी मोम को गले लगा लेता है और वो सानेमी से पूछता है उसने उनकी मोम को क्यों मारा, और वो बार बार सानेमी को खूनी बुला रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गेन्या सानेमी से माफी मांग रहा था और वो कहता है मुझे पता था उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें उल्टा सीधा बोला। फिर गेन्या सोचने लगता है अब वो अपने भाई को बिना सॉरी कहे ही मारा जाएगा। वो एकदम बेकार है, उसे कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती है और वो कभी हाशिरा नहीं बन पाएगा। तभी तांजीरो सेकिडो का हाथ काट कर गेन्या को बचा लेता है और कहता है कोशिश करते रहो और कभी हार मत मानना, तुम्हें हाशिरा बनना है ना। फिर आजेत्सु तांजीरो पर एक जानलेवा हमला करता है, लेकिन गेन्या उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं गेन्या के शरीर में बहुत सारे छेद हो चुके थे। फिर गेन्या तांजीरो से कहता है मैं उस डीमन का गला नहीं काट पाया, तो अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। ये सुनते ही तांजीरो हानतेंगु का पीछा करने लगता है और जैसे ही वो खुली जगह में आता है तांजीरो उस पर अटैक कर देता है। तांजीरो हानतेंगु की गर्दन पर अटैक करता है और वो उसकी आधी गर्दन काट देता है, लेकिन तभी तांजीरो को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है और उसकी स्मेल पहले के चारों डीमन से अलग होती है। तांजीरो फिर भी अपना ध्यान नहीं हटाता है और उसकी गर्दन को काटते रहता है, क्योंकि अगर ये डीमन मारा गया तो इसके क्लोन अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन तभी तांजीरो की तलवार ठंडी हो जाती है और अब वो आगे नहीं काट पा रहा था। फिर वो नया डीमन अपना ड्रम बजाता है जिसमें से एक शॉक वेव निकलती है और तांजीरो दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद जमीन में से लकड़ी के कुछ
ड्रैगन निकलते हैं जो कि तांजीरो पर अटैक करने लगते हैं। फिर नेजुको वहाँ पर आकर तांजीरो को बचा लेती है, लेकिन अब नेजुको बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तांजीरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये नया डीमन कहाँ से आ गया और अब उसे पहले वाले डीमंस की स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो गेन्या बताता है सेकिडो ने सभी डीमंस को अपने अंदर खींच लिया और इस नए डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वो डीमन अपना ड्रम बजाता है और अपनी असली बॉडी को एक लकड़ी के अंदर छिपा देता है। उसकी प्रेजेंस से ही तांजीरो के पसीने छूट रहे थे और गेन्या भी डर के मारे कांपने लगता है। फिर तांजीरो कहता है अब तक तुमने कितने सारे इंसानों को मारा होगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो ये सुनकर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लकड़ी के सभी ड्रैगन तांजीरो पर अटैक करने के लिए भेजता है। उधर मुइचिरो अभी भी पानी के अंदर फंसा हुआ था। तभी ग्योको सोचने लगता है आखिर उस वर्क प्लेस के अंदर क्या हो सकता है और वो मुइचिरो को मरने के लिए छोड़कर देखने जाने लगता है। फिर मुइचिरो सोचने लगता है उसके फेफड़ों में जितनी हवा बची है वो उससे एक आखिरी अटैक कर सकता है, जिसके बाद वो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता है। फिर मुइचिरो मास्टर को याद करने लगता है और वो कहता है मैं अब मरने वाला हूँ, तो जल्दी से यहाँ पर 2 हाशिरा को भेज दीजिए। तभी मुइचिरो को वहाँ पर तांजीरो दिखाई देने लगता है जो उससे कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है। मुइचिरो बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि तांजीरो ने उससे ऐसा कभी नहीं बोला था। वहीं ग्योको उस झोपड़ी के अंदर जा रहा होता है तो कानामोरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कानामोरी पर अटैक कर देता है और कहता है आखिर तुम इस जगह को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं यहाँ पर विलेज चीफ तो नहीं छिपा है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ होतारू होता है जो कि उसी तलवार को पॉलिश कर रहा था। होतारू ग्योको पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, उसका सारा ध्यान पॉलिश करने पर होता है। होतारू का इतना अच्छा फोकस देखकर ग्योको को जलन होने लगती है क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है, इसीलिए ग्योको होतारू पर भी अटैक करता है, लेकिन होतारू बिना उस पर ध्यान दिए सिर्फ पॉलिश करते जा रहा था। ग्योको के अटैक से होतारू का मास्क भी टूट जाता है और हम पहली बार उसका चेहरा देखते हैं, लेकिन होतारू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ पॉलिश करने पर ध्यान दे रहा होता है। ये देखकर ग्योको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उसे मारने की जगह सिर्फ उसका फोकस तोड़ना चाहता था। वहीं तांजीरो मुइचिरो से कह रहा होता है वो सब काम अकेले नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और दूसरों की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है। मुइचिरो सोचने लगता है अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा क्योंकि सब उससे कमजोर हैं, उसे संभल कर रहना चाहिए था। मुइचिरो की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोतेत्सु आ जाता है और वो एक चाकू से उस बबल को काटने की कोशिश करने लगता है, पर कोतेत्सु कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और तभी वहाँ पर एक फिश डीमन आ जाता है जो कोतेत्सु पर अटैक करने लगता है। कोतेत्सु बहुत ज्यादा घायल हो चुका था तो मुइचिरो उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन कोतेत्सु मुइचिरो की तरफ ही आने लगता है और उस बबल पर अपना मुंह लगाकर उसमें हवा भर देता है। फिर वो हवा मुइचिरो तक पहुँच जाती है और मुइचिरो को तांजीरो की जगह एक दूसरा इंसान दिखाई देने लगता है जो मुइचिरो से कहता है जब इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। फिर मुइचिरो एक गहरी सांस लेता है और मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके उस बबल को काट देता है। फिर मुइचिरो को याद आता है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे, जिनकी आंखें भी बिल्कुल तांजीरो की तरह लाल थी। मुइचिरो उस जाल से बाहर आ जाता है और वो जहर की वजह से काफी कमजोर हो चुका था। तभी वहाँ पर कुछ फिश डीमन कोतेत्सु पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मुइचिरो उसकी मदद के लिए हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मुइचिरो को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहते हैं बेटा खड़े हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। फिर हम मुइचिरो की बैक स्टोरी देखते हैं। उसके फादर एक लकड़हारे थे और वो अपने फादर के साथ लकड़ियां लेने जाया करता था, लेकिन एक रात मौसम बहुत ही खराब हो जाता है और उसकी मोम भी बीमार हो जाती है। मुइचिरो के फादर बाहर जड़ी बूटियां लेने गए थे और मुइचिरो अपनी मदर के गीली पट्टियां लगा रहा होता है। बाहर मुइचिरो के फादर जड़ी बूटियां लेने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस रात मुइचिरो ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया और उस वक्त वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे धीरे धीरे याद आता है उसका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था यूइचिरो। जब वो दोनों अपने पेरेंट्स की कब्र से वापस आ रहे थे तो यूइचिरो अपने पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वो कहता है दूसरों की मदद करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है और तुम्हारे नाम में जो मुंह है उसका मतलब कमजोर होता है। ये सुनकर मुइचिरो रोने लग जाता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक
खूबसूरत लेडी आती है जिसका नाम होता है अमाने। वो कहती हैं वो डीमन स्लेयर कोर्प्स की तरफ से उनके लिए एक ऑफर लेकर आई हैं, लेकिन युइचिरो उनका ऑफर ठुकरा देता है और उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उस रात मुइचिरो अपने भाई से कहता है, अमाने ने मुझे बताया था हम एक महान योद्धा योरिची के वंशज हैं। मुझे लगता है हमें तलवारबाज बनना चाहिए और लोगों को डीमन से बचाना चाहिए। लेकिन युइचिरो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम तो ठीक से खाना भी नहीं बना सकते और तुम्हें तलवारबाज बनना है। तुम भी हमारे पेरेंट्स की तरह ही हो, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उस लेडी पर भी भरोसा नहीं है, पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगी। फिर उस दिन के बाद से उन दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब गर्मी का मौसम आ चुका था और गर्मी की वजह से उन दोनों को रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी। तभी वहाँ पर अचानक से एक डीमन आ जाता है और वो मुइचिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन युइचिरो उसके सामने आकर उसको बचा लेता है और युइचिरो का एक हाथ भी कट जाता है। फिर वो डीमन उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है तुम लोग सिर्फ एक मामूली लकड़हारे हो, तुम्हारे मरने और जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगी एकदम बेकार है। ये सुनकर मुइचिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका खून उबलने लगता है। उसके बाद मुइचिरो को कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन मुइचिरो ने उस डीमन का मार मार के कीमा बना दिया था और उसका सर भी कुचल दिया होता है। मुइचिरो बहुत ही कमजोर हो चुका था और वो रेंगते हुए अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर युइचिरो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो कहता है मेरा भाई बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था लेकिन मैंने ही उसे रोक दिया। ये सुनकर मुइचिरो रोने लगता है और फिर युइचिरो उसे मुंह का असली मतलब बताता है जो कि है इन्फिनिटी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मुइचिरो के चेहरे पर भी 2 निशान आ चुके थे जैसे कि तांजिरो के माथे पर आते हैं, जिसके बाद मुइचिरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग की 4th फॉर्म इस्तेमाल करता है और उन सभी फिश डीमन को मारकर कोतेत्सु को बचा लेता है। उधर ग्योक्को ने होतारू को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी और उसकी एक आंख भी फोड़ दी होती है, लेकिन होतारू अभी भी तलवार पॉलिश किया जा रहा था और ये देखकर ग्योक्को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर मुइचिरो आकर ग्योक्को पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्योक्को वापस अपने मटके में पहुंच जाता है। फिर ग्योक्को अपने मटके से एक ऑक्टोपस निकालता है जो उस पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है और मुइचिरो की तलवार भी तोड़ देता है। होतारू भी घर के बाहर आकर गिरता है, लेकिन होतारू दोबारा से उस तलवार को उठाकर घिसने लगता है। तभी कानामोरी मुइचिरो को उसकी नई तलवार दे देता है और मुइचिरो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देता है। फिर ग्योक्को कहता है चाहे कितनी भी तलवारें बदल लो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा और वो दोबारा से अपने ऑक्टोपस से अटैक करता है। मुइचिरो भी मिस्ट ब्रीदिंग की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और सभी टेंटिकल्स को काटकर ग्योक्को की गर्दन तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्योक्को वहां से गायब होकर दूसरे मटके में पहुंच जाता है और कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा तेज हो गए हो लेकिन मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ग्योक्को देखता है उसके गले पर एक कट लग गया होता है और मुइचिरो कहता है अगली बार वो उसकी गर्दन जरूर काट देगा। फिर ग्योक्को मुइचिरो के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन मुइचिरो उसके सभी अटैक से बचकर उसके ऑक्टोपस वाले पोर्ट को ही काट देता है। ग्योक्को अपने सभी हाथ में एक एक मटका बना लेता है और फिर वो अपने ब्लड डीमन आर 10,000 ग्लाइडिंग स्लाइम फिश का इस्तेमाल करता है। उसके सभी मटकों से 10,000 जानलेवा मछलियां निकलती हैं, लेकिन मुइचिरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म इस्तेमाल करता है और सभी मछलियों को काट देता है। ग्योक्को ये देखकर हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है मुइचिरो को तो अब तक जहर की वजह से मर जाना चाहिए था। फिर मुइचिरो उसकी गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन ग्योक्को अपनी स्किन वहीं पर छोड़कर गायब हो जाता है। फिर ग्योक्को उसे अपना असली रूप दिखाता है और वो कहता है तुम तीसरे ऐसे इंसान हो जिसने मेरा ये रूप देखा है। लेकिन मुइचिरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी ग्योक्को उस पर अटैक कर देता है, तो मुइचिरो उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर मुइचिरो देखता है ग्योक्को ने उसे जिस जगह पर टच किया था वहाँ का कपड़ा मछली बन चुका है। फिर ग्योक्को बताता है इस रूप में वो जिस भी चीज को छूता है वो मछली में बदल जाती है, लेकिन मुइचिरो मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे अटैक्स का कोई फायदा नहीं अगर तुम मुझे छू ही ना पाओ तो। फिर मुइचिरो ग्योक्को पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्योक्को अपने ब्लड डीमन आर्ट किलर फिश स्केल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से ग्योक्को इतनी ज्यादा तेज हो जाता है कि मुइचिरो उस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा था। फिर ग्योक्को तेजी से मुइचिरो पर पंजा मारने के लिए जाता है, लेकिन मुइचिरो वहाँ से गायब हो जाता है। ग्योक्को देखता है मुइचिरो उसके पीछे आ
चुका है तो ग्योको उस पर अटैक करता है, लेकिन मुइचिरो दोबारा से गायब हो जाता है। ग्योको का कोई भी अटैक मुइचिरो को नहीं लग रहा था, जैसे कि वो एक कोहरा हो। फिर मुइचिरो कहता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, और वो ग्योको के पास आकर उसकी गर्दन को काट देता है। ग्योको की गर्दन कट के नीचे गिरने लगती है और ग्योको सोच रहा था आखिर सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। जब उसकी गर्दन नीचे गिरती है तब उसे समझ आता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। फिर ग्योको अपने शरीर को रीजनरेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुइचिरो उसके सर के हजारों टुकड़े कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर कानामोरी मुइचिरो से आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो मुइचिरो कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे अब तांजिरो की मदद के लिए जाना है। लेकिन जहर की वजह से उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर कानामोरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कहीं ये मरवर तो नहीं गया, इसीलिए वो मदद के लिए होतारू को बुलाने लगता है, लेकिन होतारू तो अभी भी तलवार घिसने में ही लगा हुआ था। मुइचिरो का दम घुटने लगता है, तभी वहाँ पर कोतेत्सु आकर कहता है तुम्हें इसे सीधा लेटाना चाहिए। फिर मुइचिरो को वहाँ पर उसकी फैमिली दिखाई देने लगती है और उसके फादर कहते हैं देखा मैंने कहा था ना आखिर में सब ठीक हो जाएगा। फिर मुइचिरो का भाई कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, और ये सुनकर मुइचिरो रोने लग जाता है। वहीं तांजिरो उन लकड़ी के ड्रैगन से लड़ रहा होता है जो 66 फुट लंबे होते हैं और वो डीमन उन्हें ड्रम बजाकर कंट्रोल कर रहा था। फिर एक ड्रैगन तांजिरो पर अपने सोनिक बीम से अटैक करता है और तांजिरो नीचे गिर जाता है। उधर एक ड्रैगन गैन्या पर भी अटैक करता है, लेकिन गैन्या अपने हाथों से ही उसका जबड़ा फाड़ देता है। वो ड्रैगन पिछले सभी डीमंस की पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे और तांजिरो की अब हालत खराब हो चुकी थी। नेजुको और गैन्या को भी ड्रैगन्स ने पकड़ लिया होता है और तभी एक ड्रैगन तांजिरो को अपने अंदर निगल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है और वो उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े करके तांजिरो को बाहर निकाल लेती है। फिर मित्सुरी तांजिरो से कहती है अब वो आराम कर सकता है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तांजिरो को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि तांजिरो के कान के पर्दे फट चुके थे। फिर मित्सुरी आगे बढ़ती है और उस पर एक ड्रैगन अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी अपनी तलवार से उसका मुंह बंद कर देती है और उसे दूसरे ड्रैगन पर पटक कर मारती है। जिसके बाद मित्सुरी उस डीमन पर अटैक करने के लिए जाती है। मित्सुरी उस डीमन से नेजुको और गैन्या को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो डीमन मित्सुरी को गाली दे देता है और ये सुनकर मित्सुरी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो डीमन मित्सुरी पर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाती है और वो डीमन हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है आखिर ये छोटी सी लड़की मेरे खतरनाक अटैक से कैसे बच गई। फिर एक ड्रैगन मित्सुरी पर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी लव ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके उसको काट देती है। जिसके बाद वो डीमन अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करता है और जमीन से बहुत सारे ड्रैगन बाहर निकालता है। ये देखकर मित्सुरी भी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो अपनी लव ब्रीदिंग की सिक्स्थ फॉर्म इस्तेमाल करती है और सभी ड्रैगन को एक बार में ही काट देती है। फिर मित्सुरी उस डीमन पर अटैक करती है, लेकिन तांजिरो से बताता है उस डीमन को मारने से कुछ नहीं होगा, उसकी असली बॉडी लकड़ी में छिपी है। तभी वो डीमन अपने मुंह से एक धमाका करता है जो अटैक मित्सुरी को लग जाता है, लेकिन मित्सुरी का शरीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर वो डीमन मित्सुरी पर अटैक करने के लिए आगे आता है और तभी हम मित्सुरी की बैक स्टोरी देखते हैं। जब एक आदमी उससे शादी करने के लिए आया होता है, लेकिन वो मित्सुरी को रिजेक्ट करके चला जाता है। फिर हम मित्सुरी का बचपन देखते हैं। वो दिखने में भले ही पतली थी, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर थी और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खाना भी खाती थी और बचपन में ही उसने एक सूमो रेसलर को पंजे में भी हरा दिया था। लेकिन जैसे जैसे मित्सुरी बड़ी होती है उसे रियलाइज होता है वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है और शायद उससे कोई लड़का शादी भी नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने बालों को काला कर लेती है और एक नाजुक लड़की की तरह रहने लगती है। लेकिन किसी और की तरह जीना मित्सुरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं वो तीनों मिलकर मित्सुरी को बचा लेते हैं और तभी वो डीमन उन चारों पर बिजली का अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी सभी को बचा लेती है। फिर मित्सुरी कहती है मुझे लगता था एक लड़की का इतना ताकतवर होना सही नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है और अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। फिर वो ड्रैगन उन पर अटैक करते हैं, लेकिन मित्सुरी सभी को काट देती है और वो कहती है मैं इन ड्रैगन्स को संभाल लूंगी, तुम तीनों जाकर उसकी मेन बॉडी को ढूंढो। फिर मित्सुरी आगे बढ़ने लगती है और वो सोच रही थी उसे अपने दिल की धड़कन को बढ़ाना होगा ताकि उसकी रगों में और तेज खून दौड़े और वो ज्यादा ताकतवर
पर हो जाए। वो डीमन एक ड्रैगन उन तीनों पर भी अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन मित्सुरी उसे भी बीच से काट देती है। वहीं तांजिरो अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और पता लगा लेता है वो लकड़ी का गोला कहाँ पर छिपा है। उधर वो डीमन देखता है मित्सुरी तो पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है, आखिर वो ऐसा कर कैसे रही है। तभी उसे मित्सुरी के सीने पर एक मार्क दिखाई देता है और वो सोचने लगता है क्या ये पहले से ही था। वहीं तांजिरो को वो लकड़ी का गोला मिल जाता है तो वो तीनों उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन तीनों को पकड़ लेता है तो गेन्या उससे बचने के लिए उसे खाना शुरू कर देता है। गेन्या उसे बीच से काट देता है और वो गोला नीचे गिरकर तांजिरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन नेजुको उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से जला देती है। फिर तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा फ्लेम डांस का इस्तेमाल करके उस गोले को काट कर खोल देता है। नेजुको और गेन्या उस गोले को दोबारा बंद होने से रोक रहे होते हैं। फिर तांजिरो उसमें छिपे हानटेंगु को मारने ही वाला था, लेकिन वो देखते हैं वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। हानटेंगु चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांजिरो उसे देख लेता है और वो कहता है भागने की कोशिश मत करो, तुमने बहुत से बुरे काम किए हैं और उनका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी गेन्या एक पेड़ को उखाड़ लेता है और हानटेंगु पर फेंक कर मारता है, लेकिन हानटेंगु फिर भी भागते ही रहता है। नेजुको हानटेंगु पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक से बचकर भागने लगता है। फिर सभी उसका पीछा करने लगते हैं और तांजिरो सोच रहा था आखिर वो उसे कैसे पकड़े। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये डीमन यहाँ से भाग जाएंगे। तभी तांजिरो को जेनित्सु की एक बात याद आती है। जब जेनित्सु ने उसे बताया था थंडर ब्रीदिंग करते समय वो अपना पूरा फोकस टांगों पर रखता है, जिससे वो और भी तेज भाग पाता है। फिर तांजिरो भी अपना फोकस एक पैर पर कर लेता है और बिजली की रफ्तार से हानटेंगु तक पहुंच जाता है। तांजिरो उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी हानटेंगु बहुत बड़ा हो जाता है और तांजिरो का सर कुचलने लगता है। तभी नेजुको हानटेंगु पर अपना ब्लड गिराकर उसे जला देती है और गेन्या उसके दोनों हाथ उखाड़ लेता है, लेकिन नेजुको की आग से गेन्या भी जल जाता है क्योंकि उसने डीमन का मांस खाया था। तांजिरो दोबारा से उसकी गर्दन को काटने लगता है तो हानटेंगु उसे लेकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर हानटेंगु वहाँ से भागने लगता है और वो खुद को हील भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी। अब उसे खुद को हील करने के लिए इंसानों को खाना होगा और तभी उसे अपने पास इंसानों की स्मेल आने लगती है। वहाँ पर कुछ स्वॉर्डस्मिथ तलवारें लेकर छिपे हुए थे और हानटेंगु उन्हें देख लेता है। उधर तांजिरो डीमन तक पहुँचने के लिए दोबारा से वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक तलवार आकर गिरती है। ये वही तलवार थी जिसे होतारू पॉलिश कर रहा था और उसे वहाँ पर मोइचिरो ने फेंक कर मारा था। फिर तांजिरो उस तलवार को उठा लेता है और वो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके हानटेंगु की गर्दन को काट देता है। तांजिरो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और तभी वहाँ पर सूरज निकलने लगता है। तांजिरो को ध्यान आता है कि वो लोग खुले मैदान में हैं और अगर नेजुको सूरज की रोशनी में आ गई तो वो जलकर मारी जाएगी। तांजिरो की खराब हालत देखकर नेजुको उसी की तरफ आने लगती है। तांजिरो उसे वहाँ पर आने से मना करता है, लेकिन नेजुको उसकी बात नहीं सुनती है। फिर नेजुको तांजिरो के पास आकर उसे पीछे देखने के लिए बोलती है और तांजिरो देखता है उस डीमन की बॉडी अभी भी विलेजर्स पर अटैक कर रही थी। तांजिरो को समझ आता है कि उसने अभी तक असली डीमन को नहीं मारा है, तो वो दोबारा से उसको मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन नेजुको के ऊपर सूरज की रोशनी गिरने से वो जलने लगती है तो तांजिरो उसको पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। तांजिरो देखता है वो डीमन गाँव वालों को मारने वाला होता है। गेन्या अभी पहाड़ी पर लटका हुआ था और मोइचिरो बेहोश हो चुका था। उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था और तांजिरो कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी नेजुको तांजिरो को एक लात मारकर खुद से दूर कर देती है क्योंकि नेजुको चाहती है तांजिरो उसकी जगह गांव वालों को बचाए। नेजुको का शरीर धीरे धीरे जलने लगता है और तांजिरो ये देखकर रो रहा होता है, लेकिन तांजिरो फिर भी उस डीमन की तरफ भागता है और स्मेल से पता चल रहा था कि डीमन की असली बॉडी यहीं पर है। फिर तांजिरो और भी ज्यादा फोकस करता है और उसे पता चलता है हानटेंगु उस बड़े डीमन के दिल में छिपा है, जिसके बाद तांजिरो उसको बीच से काट देता है और फिर असली वाले हानटेंगु की गर्दन को भी काटने लगता है। फिर हम हानटेंगु की बैक स्टोरी को देखते हैं। जब वो इंसान होता है तब एक अंधा आदमी उस पर चोरी करने का इल्जाम लगा रहा होता है। हानटेंगु भी अंधे होने का नाटक कर रहा था और वो कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष उसके हाथों का है, उसे चोरी करने की बुरी आदत है। लेकिन वो आदमी फिर भी उसकी कंप्लेन करने के लिए बोलता है तो हानटेंगु उसे जान से मार देता है। कुछ देर बाद हानटेंगु को चोरी और कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई जाती
जाती है, लेकिन फांसी से एक दिन पहले ही मुजान उसको डीमन बना देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी जान लगाकर उसकी गर्दन को काट देता है और उसका शरीर राख बन जाता है। फिर तांजीरो वहीं पर बैठकर रोने लगता है और वो नेजुको के बारे में सोच रहा होता है। तांजीरो कहता है वो नेजुको को ठीक करने के लिए यहाँ तक आया, लेकिन सब बेकार हो गया। तभी एक स्वॉर्डस्मिथ उसे अपने पीछे देखने के लिए बोलता है और हम देखते हैं वहाँ पर नेजुको खड़ी होती है। उसे सूरज की रोशनी में भी कुछ नहीं हो रहा था और इतने सालों बाद नेजुको तांजीरो से पहली बार बात करती है। ये देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और उसे गले से लगा लेता है। उधर हम मित्सुरी को देखते हैं जो उस डीमन से लड़ते लड़ते थक चुकी थी और तभी एक ड्रैगन उसे खा लेता है, लेकिन तांजीरो ने हान टेंगू को मार दिया होता है तो वो डीमन और उसके सभी ड्रैगन गायब हो जाते हैं। उधर हम मुजान को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि नेजुको ने सूरज को कॉन्करर कर लिया है, जो कि आज तक कोई भी डीमन नहीं कर पाया है और इसके लिए मुजान हान टेंगू का शुक्रिया करता है। फिर मुजान सोचने लगता है अगर वो उस डीमन लड़की को खा ले तो उसे भी सूरज की रोशनी में कुछ नहीं होगा, जिसके बाद मुजान की कोई भी कमजोरी नहीं रह जाएगी और कोई उसे नहीं मार पाएगा। तभी हम मुजान की बैक स्टोरी देखते हैं। जब मुजान एक इंसान हुआ करता था, मुजान को किसी तरह की बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो 20 साल का होते ही मर जाएगा। मुजान का डॉक्टर रोज उसके लिए नई नई दवाइयाँ लाया करता था, लेकिन मुजान की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। मुजान को वो डॉक्टर फालतू लगता था तो एक दिन मुजान ने गुस्से में उसको मार डाला, लेकिन फिर मुजान को पता चला वो डॉक्टर जो आखिरी दवाई लाया था वो काम करती है। उस दवाई ने मुजान को सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि उसे बहुत ज्यादा ताकत भी दे दी। लेकिन उस दिन के बाद मुजान कभी धूप में नहीं जा पाया। धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती रही और उसने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। जो लोग उसे रोकने के लिए आए मुजान ने सभी को मार डाला। मुजान अब अमर हो चुका था, लेकिन धूप में ना जाना उसके लिए काफी शर्म की बात थी। उसे एक ऐसा शरीर चाहिए था जो सूरज की रोशनी को सहन कर सके। इसीलिए उसने अपने डॉक्टर की किताबों को पढ़ना शुरू किया और उसे ब्लू स्पाइडर लिली फूल के बारे में पता चला, लेकिन वो फूल उसे पूरे जापान में कहीं नहीं मिला और डॉक्टर को तो वो पहले ही मार चुका था। मुजान को अमर होने के लिए दो चीज चाहिए थी, या तो ब्लू स्पाइडर लिली या फिर कोई ऐसा जो सूरज की रोशनी में जा सके। लेकिन अब उसकी तलाश पूरी हुई। अब उसे सिर्फ नेजुको को पकड़ना है और उसका शरीर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उधर हम देखते हैं सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुरी भी आ जाती है और वो सभी को गले लगाकर रोने लगती है। फिर मित्सुरी को पता चलता है नेजुको बोलने लगी है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे भी गले लगा लेती है। वहीं हम टमायो को देखते हैं जो तांजीरो का शुक्रिया करती है नेजुको और 12 किजुकी का ब्लड भेजने के लिए। फिर टमायो बताती है जिस आदमी को मुजान ने डीमन बनाया था वो नेजुको के ब्लड की वजह से अब ठीक हो चुका है। उसे जिंदा रहने के लिए थोड़ा खून पीना होगा, लेकिन अब वो मुजान के कंट्रोल में नहीं है। उधर हम देखते हैं सभी विलेजर्स गाँव को रिपेयर कर रहे होते हैं। कोतेत्सु टेच्चिन को बताता है तांजीरो विलेज छोड़ने से पहले टेच्चिन को बाय बोलना चाहता है। टेच्चिन तांजीरो के पास जाकर विलेज को बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और तांजीरो कहता है ये सब उसने अकेले नहीं किया, ये सभी ने मिलकर किया है। फिर वहाँ पर होतारू आकर तांजीरो से कहता है वो उसकी तलवार को पूरी तरह से पॉलिश करके बटरफ्लाई मैंशन भिजवा देगा। फिर तांजीरो वहाँ से जाने लगता है और सभी गाँव वाले तांजीरो को थैंक यू और गुड बाय बोल रहे होते हैं। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीजन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और सीजन 4 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।